बाजार में एक बहुत ही शानदार तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। 300 पॉइंट की जबरदस्त उछाल के साथ निफ्टी 16,141 पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और बैंक निफ्टी 34,000 को पार कर गया है। करीब करीब 500 पॉइंट की बेहद शानदार मजबूतियां देखने को मिल रही है और मिड कैप में भी लगभग वैसे ही 450 पॉइंट की तेजी है। तो आज ओवरऑल इंडेक्स में एक अच्छी तेजी और एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा भी बहुत ही सपोर्टिव है। 5.6:1 यानी हर एक के बढ़ने वाले के सामने करीब करीब 6 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही। तो चौतरफा खरीदारी है और तमाम मेटल पैक इसको लीड करता हुआ दिख रहा है। चाइना में जब से अनलॉक की खबर आई है कि जून से अनलॉक शुरू हो जाएगा तो मेटल शेयर्स में जबरदस्त तेजी है और इसके साथ ही रुपया मजबूत हुआ तो फिर आईटी, बैंक, तमाम स्टॉक्स में एक बढ़िया तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। आज एक लिस्टिंग भी हुई है एलआईसी की, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी और काफ़ी बड़ा सबसे बड़ा आईपीओ इशू। उसके प्राइस पे एक बार नज़र डालते हैं कि इस वक्त क्या कामकाज उसमें चल रहा है। तो एलआईसी की लिस्टिंग शुरुआत में थोड़ी सुस्त हुई थी, लेकिन उसके बाद उसमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। इस वक्त 882 रुपये 881 रुपये 30 पैसे पे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे स्टॉक में। हालांकि चेयरमैन जैसा भी आपको हमने सुना है, उनका मानना है कि धीरे धीरे स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन करेगा जैसे जैसे बाजार ठीक होता जाएगा। तो एलआईसी के जो निवेशक है उनको वो सांत्वना देते हुए 950 पॉइंट की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। प्रकाश गाबा जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। गाबा सर, एक ज़बरदस्त तेज़ी है, तो मैं क्या आपसे ये सवाल पूछ सकता हूँ कि बॉटम बन गया है? बॉटम लगता है बनना चाहिए। गुड आफ्टरनून टू यू। जो अच्छा देखिए, जैसे मैंने सुबह बताया कि 3 दिनों से गिरावट कम हो रही है, इस मोमेंटम लॉस हुआ है। 16,100, मैंने कहा 16,100 के नीचे खुले और पार कर ले तो एक कह सकते हैं कि द वर्स्ट इज ओवर। वैसा ही हुआ है। 16,100 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं आप। जब तक ये 16,100 बरकरार है या 16,000 बरकरार है, मेरे ख्याल से एक उम्मीद कर सकते हैं इतनी गिरावट के बाद एक अपमूव मिलना चाहिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से 16,200 तक है। मेरे ख्याल से वहां तक जा सकता है। बिल्कुल, मतलब आप कह रहे हैं अभी ऐसा नहीं कि रिलीफ रैली है सिर्फ और बहुत ज्यादा अभी इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मैं नहीं कहूंगा रिलीफ रैली है, लेकिन इतना कह सकता हूं जो बॉटम नीचे आ रहा था उस बॉटमिंग में थोड़ी ताकत नहीं है, तो यहाँ पर रुक सकता है, इसका अपमूव मिल सकता है। पहला टारगेट रहेगा 16,200, फिर 300, उसके बाद 16,500 600 भी हो सकता है। अगर वहां तक चला जाता है तो शायद वहां पर स्ट्रक्चर संभल सकता है। मैं नहीं कहूंगा ये सिर्फ सेलिंग रैली से, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। यानी 16,200 पार करना जरूरी है, उसके बाद मूव ठीक से बनेगा। इनफैक्ट 16,200, 300, 350, 400 तक भी चला जाएगा। 400 और 500 पार करना दिल से वो जरूरी है। मैं कहूंगा दिल से, सिर्फ पार करना जरूरी नहीं है, दिल से पार करना चाहिए। और बैंक निफ्टी दिल से कितने को पार करें? 34,000 तो पार कर लिया उसने। 34,000 का तो पार कर लिया, लेकिन बैंक निफ्टी को पार करना है 34,800। फिर कह सकते हैं बॉटम शायद इज इन प्लेस। हो सकता है वो हो जाए, लेकिन लगता है कि नीचे लेवल पे, लोअर लेवल पर जो स्ट्रक्चर उभर कर रहा है वो लगता है रिवर्सल पैटर्न। ओके, 34,800 इसको पार करना पड़ेगा। लाइक बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, बाएं हाथ का खेल है, एक झटके में हो सकता है ये। लेकिन जब तक वो पार नहीं करता है, गावा सर को लगता है कि यहाँ पे बॉटम बनाना, यह कहना बड़ा मुश्किल है। गावा सर, आज बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत तेज़ी है, लेकिन एक सेक्टर जो बिल्कुल चमक रहा है, फौलाद की तरह खड़ा हुआ, फौलाद होता भी है मेटल, उसमें नॉन फेरस में बहुत तेज़ी है। जैसे वेदांत में, हिंडाल्को में, जिंक में, नैल्को में, हिंदुस्तान कॉपर में। इसमें आपको सबसे मजबूत कौन सा लगता है? चार्ट निकाल लेता हूं मैं। नेशनल एल्यूमिनियम की बात कर रहे थे आप। हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल लगता है ये बॉटम आउट हो चुका है, यहाँ पर खरीदने का मौका है और मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए। ये मेरे ख्याल से 1-2 दिन का अपमूव नहीं, थोड़ा ज्यादा ही लगता है। काफी गिरावट है नेशनल एल्यूमिनियम, मुझे अच्छा लगता है। रही बात हिंडाल्को की, यार चार्ट ले लेता हूँ, यहाँ पर भी एक अच्छा बॉटम आउट बना हुआ है और लगता है खरीदने का मौका है, खरीद लेना चाहिए हिंडाल्को भी। हिंडाल्को और नैल्को दोनों गावा सर को ठीक लग रहे हैं यहाँ पे। और गावा सर, वेदांत में भी आपकी राय सेम है क्या? क्योंकि दोनों बड़ी बड़ी मतलब 8-8, 10-10% की रैली इसमें बनी हुई है। वेदांत की बात करता हूं तो यहाँ पर भी बॉटम आउट हो गया है, लेकिन नेशनल एल्यूमिनियम और हिंडाल्को एक बेहतर स्ट्रक्चर लगता है, तो मैं दोनों पर ध्यान दूंगा। वेदांत पर थोड़ा कम दूंगा, लेकिन तीनों ही अच्छे लगते हैं। तीनों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हिंडाल्को ज्यादा अच्छा लगता है। गावा सर, आईटी में कोई पसंद आ रहा है क्या? करेंसी वगैरह काफी मजबूत है।
टीसीएस अच्छा लग रहा है, लगता है यहाँ पर बॉटमिंग आउट इन प्लेस है, एक अप मूव मिल सकता है, 3460 एक पॉसिबिलिटी है, वहां तक जाने की संभावना है। इन्फोसिस की बात करें, लगता है कि शायद यहाँ पर थम जाएगी गिरावट, लेकिन टीसीएस एक बेहतर ट्रेड बनता है। टीसीएस एक बेटर ट्रेड। गावा सर, एक सेक्टर और है जो आज बहुत चमक रहा है, शुगर का, बड़ी अच्छी तेजी उसमें बन रही है। कोई स्टॉक है आपके रडार पे शुगर का? बलरामपुर चीनी, मुझे लगता है अपमूव मिलना चाहिए। 415 पे ट्रेड कर रहा है, 416 के आसपास एक अपमूव मिलना चाहिए। बाई सिग्नल थोड़ा ऊपर जाएगा तो एक हाई टाइम फ्रेम पे बाई सिग्नल जनरेट हो जाएगा। स्टॉप लगाना चाहिए 410 का, ले सकते हैं, एग्रेसिव ट्रेड है लेकिन ले सकते हैं बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी में भी ध्यान रख सकते हैं और यहाँ पे मजबूती है। चीनी सेक्टर में आज बहुत अच्छी तेजी, त्रिवेणी शुगर्स को देखिए 12-13% है, उत्तम शुगर शायद 20% सर्किट है, से बहुत अच्छी मजबूती आज शुगर स्टॉक्स में बनती हुई देखने को मिले। अक्रॉस द सेक्टर हालांकि आज शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़बरदस्त है, तो इस पर ध्यान दिया जा सकता है। चलिए अब आप चलते हैं अपनी आज की कंपनी नो योर कंपनी की तरफ, और इस कंपनी का नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज। कंपनी के चेयरमैन दिलीप पीरामल जी हमारे साथ जुड़े। दिलीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। चौथी तिमाही के बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमारे सामने हैं और रेवेन्यूज़ में करीब 46% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा में भी बहुत ज़बरदस्त सुधार है और मार्जिन में सीक्वेंसली देखें तो थोड़ा सा भी ठंडे, लेकिन बहुत शार्प जंप है अगर आप इसको कंपेयर करें। और ओवरऑल रिजल्ट अगर आप देखें तो प्री कोविड लेवल का जो स्तर था उससे मैच कर सकते हैं। मुनाफा भी 12.5 करोड़ के आसपास यहाँ निकल के आया है। तो क्या वजह रही कि इतने शानदार नतीजे आए, बावजूद इसके कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट अभी भी बहुत एलिवेटेड लेवल पे? अभी हुआ ये है कि अभी जैसे इकोनॉमी बैक हो रही है, मतलब कोविड का असर कम हो गया है और हमारे तो एकदम कोविड से बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि लगेज यानी ट्रैवल से संबंधित है और ट्रैवल तो एकदम बंद ही हो गया था। तो अभी इकोनॉमी बैक टू नॉर्मल आ रही है तो हम लोग का भी बिजनेस बढ़ रहा है और मुख्य तो यही कारण है। अच्छा, तो ये जो Q4 को अगर हम लेके चले तो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वॉल्यूम कितना आपने वापस अपना मार्केट ले लिया है, या अभी भी उसमें लेने में दिक्कत है या बाकी है थोड़ा? नहीं, अभी इस तिमाही में, अभी करंट तिमाही में अप्रैल टू जून में तो मुझे लगता है पूरा ही आ जाएगा जो प्री कोविड लेवल था। और गई तिमाही में थोड़ा बहुत 80% तक आ गए थे। ओके सर, चाइना में बड़ा लॉकडाउन था काफ़ी दिनों से, अब सुनाई दे रहा कि शायद जून से वहाँ पे कुछ ईज आउट करेंगे और पूरा ही कर देंगे, ऐसा खबरें। इस वजह से बहुत मेटल वेटल में बड़ी तेज़ी आ गई है। आपका काफ़ी बड़ा बिजनेस वहाँ से आता है, क्या स्थिति है वहाँ की? देखिए, अभी हमारे व्यापार में काफी परिवर्तन हुआ है गए वर्ष में। हमारी जो निर्भरता चीन पे थी वो काफी कम हो गई है, लेकिन गए वर्ष में क्या हुआ कि हमने बांग्लादेश में सॉफ्ट लगेज की फैक्ट्रियां पहले से ही लगा रखी थी और गए वर्ष में काफी उसमें वृद्धि हुई है हमारे उत्पादन में उधर बांग्लादेश में। लेकिन उसमें काफी डिसरप्शन रहा है, क्योंकि जो बैक मटेरियल है वो सारा चीन से आता है, कंपोनेंट्स वगैरह चीन से आते हैं। और गए 6 महीने में लास्ट अक्टूबर से लेके मार्च तक चीन में बहुत ज्यादा डिसरप्शन हुआ है। उधर फिर से लॉकडाउन हो गया था, शंघाई एरिया वगैरह में एकदम पोर्ट्स बंद थे, तो उससे ये रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी बढ़ गए थे। और हमारा इतना उत्पादन बांग्लादेश में बढ़ गया था, तो उसमें क्या है, सब वेराइटीज में बनाना इतनी जल्दी, इतने कम पीरियड में इतना बनाना जरा कठिन हो गया था, तो काफी डिसरप्शन रहा है। लेकिन अभी इस वर्ष में मुझे लगता है कि काफी हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी और रॉ मटेरियल का भी जो कठिनाइयां आ रही थी और जो दाम बढ़ गए थे उस पर थोड़ा बहुत नियंत्रण होगा। लेकिन अभी 6 महीने और लगेंगे, लेकिन ट्रेंड इज वेरी गुड। यानी अभी भविष्य में हमारा काफी उत्पादन भारत से ही होगा, भारत बांग्लादेश से होगा और उससे काफी हमें लाभ मिलेगा। दिलीप सर, आपने कहा कि बांग्लादेश का जो यूनिट है उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल चाइना से ही आते हैं, तो ये बांग्लादेश की यूनिट आपने क्या रिस्क अवर्जन के लिए लगाई है? मतलब अभी भी अगर डिपेंडेंसी चाइना में बहुत ज्यादा बनी हुई है तो? नहीं, अभी देखिए, अभी क्या है कि वो रॉ मटेरियल वगैरह कंपोनेंट्स का है, लेकिन वो भी अभी हम सुधार कर रहे हैं, वो भारत से ही और बांग्लादेश में बनाने लगेंगे। तो इस वर्ष में ये सब स्ट्रेटन आउट हो जाएगा।
ये एकदम अकस्मात चाइना में कोविड के कारण और चाइना के उधर भी डिसरप्शन होने से ये अकस्मात हमको बहुत बढ़ाना पड़ा। तो ये तो अच्छी बात है कि हम एक वर्ष के अंतराल में 3 लाख यूनिट महीने का बना रहे थे, अभी 6 लाख पे हम पहुंच गए हैं। तो और अभी और वृद्धि हो जाएगी। तो इससे सारा ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन डिपेंडेंस यानी भारत और बांग्लादेश पे ही रहे, चीन से बहुत कम हो जाएगा। जी दिलीप सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो बेटर कौन है, चाइना या बांग्लादेश? नहीं, चाइना तो अभी बहुत महंगा हो रहा है सब चीज के लिए। तो भारत बांग्लादेश अच्छा है। और अभी से इतना ज्यादा डिसरप्शन हुआ है ना, तो एक अभी थोड़े 6 महीने में वो सब भी ठीक हो जाएगा। गई वर्ष चाइना से रॉ मटेरियल में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस था, वृद्धि हो गई थी। और फ्रेट में सबसे ज्यादा, मतलब आधा से ज्यादा तो फ्रेट इतना ज्यादा था। तो आप ये समझिए कि अभी रॉ मटेरियल पे लग रहा है। अगर लगेज पूरा करते हैं तो लगेज तो बहुत बड़ी आइटम वॉल्यूमनेस होता है, तो उस पे तो बहुत ज्यादा फ्रेट का इम्पैक्ट आता है। तो वो उससे तो हम बच गए, लेकिन रॉ मटेरियल पे फ्रेट का इम्पैक्ट था और कॉस्ट का भी, रॉ मटेरियल प्राइसेस भी बढ़ गए थे। तो ये धीरे धीरे करके यानी इस वर्ष के अंत तक तो बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, मुझे लगता है। परफेक्ट सर। सर FY22 में आपके जो मार्जिन्स हैं वो 11% पे हैं, और पहले से अगर कंपेयर करें FY20 से या 19 से तो उसके मुकाबले अभी कम, या रादर कहेंगे तो 5 साल पहले के लेवल पर भी हैं। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस वक्त भी देखिए आप पेट्रोकेमिकल्स के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, फ्रेट के दाम भी बहुत बढ़े हुए हैं, ईज आउट हो रहा है लेकिन एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ये मार्जिन इतने मेंटेन हो जाएंगे या आप इम्प्रूव कर ले जाएंगे इसको, चूंकि आप बांग्लादेश में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? काफी सुधार की संभावना है। जैसे बताया, चाइना से भी अभी जो मार्जिन थोड़े, मतलब चाइना में बहुत दामों में वृद्धि थी। और फ्रेट इटसेल्फ मतलब इतना नहीं, तो फ्रेट का इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, लेकिन अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी फ्रेट में। अभी भी चल रहा है, 3 महीने पहले जितना तो नहीं, पर अभी भी फ्रेट रेट्स बहुत ऊंचे हैं। और इसमें काफी हमें काफी रिलीफ मिलेगा और मार्जिन अभी अच्छे हो जाएंगे मेरे हिसाब से। आते इस वर्ष में ग्रेजुअली, यानी अभी तो शुरुआत ये पहली तिमाही है, पर मुझे लगता है हर एक तिमाही में हमारे मार्जिन्स में सुधार होगा। सर इंडिया में इस समय आपका मार्केट शेयर कितना है और आपने क्या गेन किया है? नहीं, अभी मार्केट शेयर तो हमारा अभी सॉर्ट ऑफ आई वुड से काफी ऑल टाइम लो ही है, लगभग 40% के है। और अभी क्योंकि ये सब इतना डिसरप्शन हुआ था हमारे प्रोडक्शन में, क्योंकि हमारे वॉल्यूम्स बहुत ऊंचे हैं। तो हालांकि बांग्लादेश में किया था, लेकिन वो सब वैरायटीज नहीं बन सकी थी। और अभी धीरे धीरे वो सारी दूसरी वैरायटीज भी बढ़ जाएगी। और कोविड में क्या हुआ था कि जो हमारे अपर सेगमेंट्स थे, यानी मिडिल और प्रीमियम सेगमेंट्स थे, वो उनकी रिटेलिंग भी उसमें रिटेलिंग भी शॉप्स भी बंद थे। और जो वैल्यू आइटम्स हैं लोअर सेगमेंट के, वो ज्यादा जोर से बिक रहे थे, जैसे ई कॉमर्स है। तो हमारे जो मेन बड़े बड़े सेगमेंट थे उसमें हमको थोड़ी मार पड़ी है, क्योंकि उसमें सेल ही नहीं हुआ था। लेकिन अभी वो सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो वी विल बी बैक टू आवर, होपफुली इंक्रीज आवर मार्केट शेयर आल्सो। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जो प्रीमियम सेगमेंट आपका है उसमें नेटवर्क आपका इतना स्ट्रांग है, प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है कि उसके से आपको एज मिलता है, लेकिन उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी क्या स्थिति है प्रीमियम सेगमेंट में मार्केट शेयर की और प्राइसिंग की? कंपटीशन वैल्यू सेगमेंट में ज्यादा है, प्रीमियम सेगमेंट में कम है कंपटीशन। क्योंकि वैल्यू सेगमेंट में क्या है कि एक तो सब हमारे सारे सब कंपनियां वैल्यू सेगमेंट में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। तो हालांकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन उसका प्रभाव तो आता ही है दामों पे। तो उसमें थोड़ी मार्जिन्स कम रहती हैं, और उसमें सबसे ज्यादा है ई कॉमर्स में भी वो बहुत बिक्री करता है वैल्यू सेगमेंट। तो प्रीमियम सेगमेंट में थोड़ा कंपटीशन कम है और वहाँ मार्जिन्स भी हमारे बेटर रहते हैं। तो उसका प्रभाव अभी, उसका असर अभी आने इस वर्ष में आना चाहिए, उसका पॉजिटिव प्रभाव। ओके, तो ये कह सकते हैं इन वन लाइन की वर्स्ट इज बिहाइंड अस, कि अब जितना बुरा होना था वो हो चुका है और ग्रेजुअली यहाँ से इम्प्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि अब
प्रेशर भी थोड़ा कम हो रहा है और ईज आउट हो रहा है, सब जगह खुल गए, स्कूल खुल गए, लोग रिवेंज टूरिज्म में भी खूब जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके दिलीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट क्वार्टर हम लोग जो बात करेंगे देखेंगे फिर कैसे इम्प्रूवमेंट और हुए हैं। वेब इंडस्ट्रीज लीडर है, बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट है जिसको ये कैटर करते हैं सॉफ्ट लगेज हार्ड लगेज में। तो स्टॉक 592 रुपये पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दिलीप सर का ये भी कहना है कि मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट होगा क्योंकि बांग्लादेश से जो ज़्यादा इन्होंने अपनी सप्लाई बढ़ाई है वहाँ लेबर कॉस्ट कम है और वहाँ खुद का उनका अपना ज़्यादा रॉ मटेरियल प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इनको इसमें फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। छोटा सा एक ब्रेक के बाद बाजार की बातें और वीरेंद्र से भी जुड़ेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और वही मजबूती बनी हुई है 300 पॉइंट ट्रिपल सेंचुरी निफ्टी में और 500% बैंक निफ्टी में। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, आज आवाज नहीं आएगी तो फिर दिन ही बेकार है। मुझे आप ये बताइए कि दूरबीन से देखने पर कहीं बॉटम दिख रहा है क्या? नहीं नीरज जी, अभी कहना तो देख मुश्किल लो ना, है। 300 पॉइंट चल गए। अभी नीरज जी हम नहीं बॉटम और आई थिंक टॉप जब भी हम अगर आप देखें शायद इसकी कल्पना करते हैं नीरज जी, एक एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मीन एवरेज। अभी हम उसके इर्द गिर्द भी नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने ये आपका प्रश्न सुबह भी स्किप किया था और अभी भी करूंगा नीरज जी। 20 डे में किसी भी फॉल रिवर्सल को अरेस्ट कर देता है, तो अभी आपके इस प्रश्न का उत्तर नीरज जी मेरे पास नहीं है। 20 डे में जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक नहीं। ओके 20 डे में का इंतजार करते हैं। चलिए, आज वैसे 2 PM वाले मेहमान भी नहीं आएंगे, ये मेरा भरोसा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। चलिए खैर, अगले 1.5 घंटे में आप बढ़िया स्ट्रेटजी बनाइए। और वीरू ने 16,100 के वाली कौन सी कॉल दिलवाई थी वीरू आपने, जो डबल हो गई है? सुबह नीरज जी जानते हुआ क्या, बजाज फाइनेंस, उसके बाद रिलायंस और आई थिंक निफ्टी, ये 3 स्टॉक्स जिस तरीके से ठीक LIC की लिस्टिंग के वक्त, ठीक LIC की लिस्टिंग के 2 मिनट बाद जिस तरीके से अपने कॉल राइटर्स के जोन में एंटर हो गए थे, इस बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही थी कि हम शायद अपना 10 डे में छूने जाएं। 16,000 पे कॉल राइटर था, 16,100 पे कॉल राइटर था, वो दोनों कॉल राइटर बैकफुट पे थे। वो नीरज जी कॉल डबल हो गई, लेकिन लॉजिकली उस कॉल तो को हमें कहां तक रखना चाहिए, यही डिस्कस करूंगा मैं क्लोजिंग में आज नीरज जी। तो चलिए छोटा सा एक ब्रेक और ब्रेक के बाद कमाई का अड्डा हर्षदा और वीरेंद्र के साथ।